सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और लास्ट की 2 क्लासेस में हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर लिए, जिसमें लगभग एक प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन करे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन 40 कॉन्सेप्ट हमने निपटा दिए। अब हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कर रहे हैं। जो भी आज पहली क्लास देख रहा है उनको मैं बता दूं, मैंने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसी चैनल पर आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट बनी है सागर से गागर के नाम की, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना है ना। आज कर रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसके अंदर हम टोटल 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याएं दोनों पर 3 के अनुपात में है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएम और एलसीएम 21 और 126 है। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है? अब इसमें हमको क्या बताना है? अंतर बताना है। दो संख्याओं का अनुपात हमको कितना दे रखा है? एक संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब संख्या यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको क्या क्या गिवन दे रखा है और हमको एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम जो हमको दे रखा है वो 126 दे रखा है, और जो एचसीएफ है आपका वो एचसीएफ आपको कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो मैंने जो लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी फॉर्मूले की मेथड से हम ये वाला सवाल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कितना है? 126 है। फिर एचसीएफ कितना है? 21 है। फर्स्ट नंबर हमको नंबर नहीं पता है, इसलिए हम इसे यहाँ पर इसके साथ में हम x ले लेते हैं। और अगला जो आपका 3x है, कितना है? 3x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 एकम 3 और ये जाएगा 7 बार में चले जाएगा। ठीक है, ये जाएगा लगभग 1 बार में चले जाएगा, और ये चलेगा आपका 6 और 3। यहाँ से बन रहा है आपका 63 इंटू 7, और यहाँ पर बच रहा है x का स्क्वायर, क्योंकि x और x कितना होता है? x स्क्वायर होता है ना। यानी कि हमको यहाँ पर x स्क्वायर का पेयर पता करना है। ठीक है, तो 63 को भी यदि हम तोड़ देते हैं तो 9 इंटू 7 हो जाएगा, और ये 7 और इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 हो गया और एक हो गया आपका 7, तो 9 ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है, और ये 7 का यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर यानी कुल मिला के इसको पूरा स्क्वायर हटाएंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? यहाँ पर x आ रही है। कितनी आ रही है? x आ रही है। और क्वेश्चन में हमको क्या बताएं? इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई है। अंतर पता करना है। 3 और 2 में कितना अंतर दिख रहा है आपको? 1 का दिख रहा है, और 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 21 है। तो यहाँ पर 21 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A 21। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है। तो हमको यहाँ पर z का मान बताना है। तो देखो एक संख्या है जिसका मान कितना है y, उसको हम किस काय से डिवाइड करें? 225 से करें, और ये हमको रिमाइंडर यानी कि r कितना दे रही है? यहाँ पर 33 दे रही है। कितना दे रही है? 33 दे रही है। अगली कंडीशन बताया, यदि इसी संख्या को हम काय से 15 से डिवाइड करेंगे तो r जो आएगा आपका यहाँ पर z आएगा, और हमको इसी का यहाँ पर मान बताना है। ठीक है, तो देखो ये 25 है, 225 है, ये किसका स्क्वायर है? तो ये 15 का स्क्वायर है ना। यानी कि 15 से भी करेंगे तो वही आएगा, और 225 से भी करेंगे तो वही आ रहा है। यानी कुल मिला के हमको क्या करना है? इस 15 का 33 में क्या करना है? डिवाइड कर देना है ना। तो यहाँ से 33 का हम करेंगे 15 में भाग करेंगे, तो हमको यहाँ से r जो आएगा वो रहेगा यहाँ पर z, और हमको इस z की वैल्यू भी बतानी थी। तो 15 दूना 30 हो जाए, बचेगा कितना? रिमाइंडर यहाँ पर 3, यानी कि z की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा b। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 डैश डैश करके जा रहा 1 - 1/3 तक। देखो इसको हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, अच्छे मेथड से करते हैं। तो 1 - 1/3 ये कुछ ऐसा लिख रखा है, फिर लिख रखा है 1 - ये 2 से चालू हो रहा है 1 - 1 3, फिर हो रहा है 1 - 1/4, फिर जाते जाते जा रहा है 1 - 1/22, फिर जा रहा है 1 - 1/23 में जा रहा है। ये कुछ इस प्रकार का हो रहा है ना। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं। तो देखो ये 2 है, 1 मिनट, ये यहाँ पर हमको 2 लिख रखा है, तो 2 का यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ इससे बच रहा है 1/2 गुणा 3 में से 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, यानी बचा कितना? 2, और बटे में कितना आएगा? 3। सेम वैसे इसका 4 एकम 4 और 1 बटेगा, यानी कि 3/4, और ये डैश 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 करके आगे तक जाएगा तो 22 एकम 22 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 21 बटे में कितना आएगा? 22 आएगा। इंटू है 23 एकम 23 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 22, और बटे में कितना आएगा?
23 बचेगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से हम देख रहे हैं ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल, फिर ये 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल होगा। ऐसे ही जाते जाते यहाँ पर 21, यहाँ से 22, ये 22 से ये 22 कैंसिल, यानी कि कुल मिला के जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा 1/1 इंटू 1/23, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/23। आगे समझ में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें 1 - 1/23 या 1/1 में कोई सी भी संख्या हो और सारी कंसेक्यूटिव 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ही जा रही हो, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका 1/23, यानी कि लास्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाला 1/23। तो क्वेश्चन इजी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सितंबर माह में औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस है, प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 15 दिनों का औसत तापमान हमको दे रखा है 23.8 डिग्री सेल्सियस। माह के शेष दिनों के लिए औसत तापमान कितना होगा। ठीक है, तो हम सितंबर माह की बात करें। अभी सितंबर माह की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सितंबर माह में कितने दिन होते हैं। तो सितंबर में आपके कितने दिन होते हैं यदि गिनेंगे, सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में 31, अक्टूबर में 31, यानी कि सितंबर में कितने दिन रहेंगे आपके 30 डेज रहेंगे, यानी कि आपके डेज कितना है 30 दिन। अब देखो सितंबर माह का औसत तापमान कितना देर का है 22 माह है ना, तो पूरे सितंबर का यदि हम निकालेंगे तो हमको 30 से गुणा करना पड़ेगा किसका 22.5 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि पूरे सितंबर माह का हर एक दिन को जोड़ के आपका पूरा माना जाएगा ना। तो 22 यानी कि 225 का ये पॉइंट हटाया, बटे माएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसर, 225 का हमको क्या करना है 3 गुना करना है। तो 200 का 3 गुना तो हो जाएगा 600 और 25 का 3 गुना होगा 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पूरे सितंबर महीने का एक एक दिन का जोड़ के यदि हम निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है 675 डिग्री सेल्सियस। अगला है इसी सितंबर में पहले 12 दिन का, पहले 12 दिन का पूछा है, फिर हमको दे रखा है अगले 15 दिन का, और हमसे क्या पूछा है कि शेष दिन, यानी कि 12 और 15 27, यानी कि 3 दिन का हमको यहाँ पर बताना है ये। तो ये सब क्वेश्चन है। तो हमने पूरे 30 दिन का निकल लिया, अब निकालते हैं हम 12 दिन का। तो 12 दिन का हमको कितना दे रखा है यहाँ पर 12 दिन का तापमान देख रहा है 21.3, कितना दे रखा है 21.3 दिन। तो 21.3 का इंटू करते हैं 12 से, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका 213, 6 5 5 और ये, यानी कितना आ रहा है 25.5.6, कितना आ रहा है 25.5.6। ये 12 दिन का हो गया है। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम 15 दिन का। 15 दिन का हमको कितना दे रखा है 23.8। तो सेम इसका यहाँ पर कर लेते हैं छोटा सा रफ, कितना हो रहा है हमारा 23.8 और इसको करना है 65, 40 0 4 5 3 15 4 19 का 9 हासिल है 1 5 दूनी 10 और 1 11 और ये 23.8, कितना बचेगा 0 8 9 16 और 1 17 का 7 3 4 5 और 2 और 1 3, यानी कि जो हमारा 15 दिन का टोटल तापमान है वो कितना आया यहाँ पर 357.0। ठीक है, तो ये 12 और 15 यानी कि 27 दिन का है, ये टोटल 30 दिन का है। बचेंगे यहाँ पर कितने शेष आपके कितने बचेंगे, तो केवल हम इन दो को जोड़ लेते हैं। इन दो को जोड़ेंगे तो आंसर कितना रहा 6.7 और 5 12 हासिल है 1, 5 और 5 10 11 हासिल है 1, 3 2 5 612.6। ये 27 दिन का आपका कितने दिन का है 27 डेज का। ठीक है, अब आगे करते हैं और 27 में से हम 30 में से 27 काटेंगे तो 3 दिन का हमको निकालना है, 3 डेज का हमको निकालना है। तो 3 डेज का हम कर रहे हैं यहाँ पर 675 डिग्री सेल्सियस और एक और आपका 612.6 है ना। ये यहाँ पर कुछ नहीं है, 0.0 लगा देता हूँ। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से 2 जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, यानी कि ये जो है ये 3 दिन का टोटल है। हमको निकालना है इसका औसत पूछा है, तो 62.4 का हम कर देंगे यहाँ पर डिवाइड, तो लगभग ये कितनी बार में जाएगा 20 बार में आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ऊपर से बचेगा 4 यानी कि 8 8 या 24, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20.8। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आएगा 20.8। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको पूरे ही काय का देख रहा है सितंबर माह का दे रखा है, फिर हमको अगले 12 दिन का बताया, फिर अगले 15 दिन का बताया। तो 12 और 15 को हमने निकाला, 27 दिन का लगभग इतना आया, 30 दिन का आया, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा 3 दिन का टोटल निकल गया और इस 3 दिन के टोटल में हमने केवल भाग दिया यानी कि औसत निकाला है। तो इसका आंसर कितना आया 20.8। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात
3:2:5 और उनके वर्गों का योग दे रखा है 8550। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए ना, यानी कि तीन संख्याओं को कितनी रखी है 3:2:5 कितनी रखी है 3:2:5 और हमको क्या बता रखा है इनके वर्गों का योगफल वर्ग का, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 9 एक्स स्क्वायर योग दे रखा है प्लस 2 दूना 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 25 का क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसकी टोटल वैल्यू हमको कितनी रखी है 85 50। इन सबको प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 और 13 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 38 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 का एक्स स्क्वायर 25 50 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, ये हो जाएगा 85 50 बटे में क्या आ जाएगा 38। ठीक है, अभी 38 की टेबल से उड़ा देते हैं इसको, तो 38 से कम 38 38 दूना 76 होता है, तो लगभग ये 2 बार में जाएगा 76 बचेगा, फिर इधर आ गया 95 हो जाएगा है ना, 95 हो जाएगा तो वापस ये 2 बार में जाएगा तो कितना बचेगा 76 में से 95 में से 76 काटेंगे तो बच रहा हमारा 19, तो 190 हो रहा, तो 38 पंजे कितना होता है आपका 190, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी कितनी आ रही है 225 और 225 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 15, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 15। और हमको क्या पूछा है उन संख्याओं का योग पूछा है, तो इन संख्याओं का योग कर लो, तो ये 3 और 2 5 5 और 5 कितना हुआ 10 और 10 में हमको गुणा का करना है 15 का करना है, क्योंकि x तक था ये सब हमने x से तो मान रखी थी, ये भी x और ये भी x, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 10 है ना 10x × 15, x की जगह हमने 15 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 150 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B फॉर भल्लाल देव 150। आ गया समझ में। देखो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, केवल हमको इसका कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर लाया हूँ ताकि आप थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन में जाओ, ताकि हमारे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े इजी लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, ये एज वाला है, तो क्या दे रखा है इन द ईयर 2000 मोनूस एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सिस्टर, इन द ईयर 2010 हिज एज वॉज 24 years मोर देन हर सिस्टर सेज फाइंड द एज ऑफ मोनू इन 2010। अब हमको 2 वर्ष दे रखा है, एक हमको क्या दे रखा है वर्ष 2000 दे रखा है, 2000 के अंदर हमको 2 चीज़ें बता रखी है, क्या बता रखी है 2 रेशो दे रखा है, एक तो मोनू है और एक यहाँ पर है मोनू की सिस्टर। क्या बता रखा है मोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी है ना, इसकी सिस्टर की जो आयु है उससे लगभग कितनी हो जाएगी ये 3 गुना, यानी कि इसका रेशो कितना हो जाएगा 1:3। ये वर्ष 2000 की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं 2010 में चलते हैं। 2010 में भी सेम मोनू और उसकी सिस्टर की आयु बता रखी है, मोनू और यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिस्टर। ठीक है, तो उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी, कितनी वर्ष अधिक थी, तो ये मान लीजिए हमने x माना तो ये 24 वर्ष अधिक, यानी कि x + 24 है। अगली बात समझे, देखो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसमें मत देखो, पहले इधर देखो, इधर समझो। मान लीजिए आज आपका भाई है आपसे 2 वर्ष बड़ा है, आज आपसे 2 वर्ष बड़ा है, आज से अगर 50 साल बाद भी हम देखेंगे है ना, आज 2026 चल रहा है, अगर 4 साल बाद मान लो आज आप हो 24 साल के, आपका भाई है 26 साल का, तो 4 साल आगे गए यानी कि 24 से आप पहुंच गए 28 और आपका भाई कितना पहुंच गया 26 से 30 पहुंच जाएगा, यानी कि आप 28 में और आपका भाई कितना है 30 पे, यानी कि आप 4 साल बाद भी अगर देखोगे तो जो रेशो रहेगा किसका आगे बढ़ने का या फिर पीछे आने का, तो वो हमेशा समान रहेगा। तो यहाँ पर ये कितने ज़्यादा बड़ा है इसका भाई, कितना है +24 साल है, तो इस कंडीशन में भी कितना रहना चाहिए 24 साल रहना चाहिए। इस रेशो के हिसाब से कितना है वो 2 साल, और हमारे हिसाब से कितना है क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 24 साल, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपको 12 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई 12 आ गई है, तो 12 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर, तो 12 तिया कितनी आ जाएगी 36 और यहाँ पर 12 एकम 12, यानी कि वर्ष 2000 के अंदर उसकी सिस्टर 12 वर्ष की थी और उसका जो भाई है मोनू वो कितना था 36 का। अब पूछा 2010 में मोनू क्या आयु, तो 2000 से 2010 लगभग कितने आगे जा रही है, लगभग +10 साल जा रहे हैं है ना, तो 36 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 46 आएगा, कितना आएगा 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा सी 46। आ गया समझ में। देखो पूरा कॉन्सेप्चुअल में, पूरा फैक्चुअल में देख रहे हैं हम, डेली लाइफ से देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत ईजी क्वेश्चन लगेगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो 7 आपका परसेंटेज के हिसाब से, यदि 90 में से k प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 90 के k प्रतिशत में जोड़ने पर मिलता है, तो 120 k का प्रतिशत 150 के k + 20% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं हम, 90 में से हमको क्या घटाना है 90 का k प्रतिशत घटाना है, इक्वल टू रहेगा हमेशा है 60 का 60 के
के प्रतिशत के बराबर रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस 90 इंटू के अपन में 100 इक्वल टू 60 प्लस 60 इंटू के अपन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 90 इक्वल टू माइनस 9 के अपॉन में कितना हो जाएगा 10, सेम एज इट इज 60 प्लस 6 के अपॉन में 10 है। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमको के की वैल्यू पता करनी है। तो 90 माइनस 60 6 के अपॉन में 10, और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 9 के अपॉन में 10 है। ठीक है, अब ये क्या है डिनोमीटर, यानी कि हर इसका समान है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 10 होगा, और 9 और 6 कितना होता है 15 के, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 15 के हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 30 बच रहा है। ठीक है, तो ये एक बार में चले जाएगा, ये चले जाएगा आपका 15 दूना 30, और 10 बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 2 दूना 20, यानी कि हमको के की वैल्यू कितनी पता चल गई है 20, कितनी पता चल गई 20। ठीक है, इतना ज़्यादा डाउट नहीं किसी को, के की वैल्यू हमने निकाल रही है। और अब हमको दूसरी इक्वेशन में रखनी है, क्योंकि हमको यहाँ पर बताना है कि 120 का के प्रतिशत 150 के के प्लस 20% का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले 120 का के प्रतिशत निकालते हैं। तो 120 का के प्रतिशत की जगह हमको क्या रखना है 20 रखना है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, एक जीरो से, यानी कि यहाँ पर क्या है सबसे पहली वैल्यू आई आपकी 24 आती है। फिर देखना आपका 150 का के प्लस 20%, यानी कि 150 का के की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 20 यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी ये 40%। कितनी हो जाएगी 150 का हमको देखना है 40%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ गई 60 आ गई। ठीक है, यानी कि इससे ये कितना अधिक है, तो 24 कितना अधिक रहेगा, 60 कितना अधिक रहेगा, तो 24 ऊपर रखना है, जिससे हमको नापना है वो 60 से नाप रहे हैं, और प्रतिशत निकाला है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 12 दूना 24 और 12 पंजे में 60, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यानी कि कितना है 20 दूना 40% इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, इसको डाउट तो नहीं यहाँ तक। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर 1% की हानि हुई, यानी उसकी निवल यानी कि टोटल हानि उसकी होती है 2,000 रुपये। तो एक्स का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बोर्ड पर अच्छे से देखना, समझ रहे हैं। देखो पहली चीज़ हमको क्या बताइए, नील ने 2 घड़ियां खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी, यानी कि बेची, यानी कि SP1 भी कितना है उसका 15,000 है, और उसका SP जो 2 है वो कितना है यहाँ पर 15,000 है। ठीक है, अब टोटल अगर मनी निकालते हैं तो 15,000 SP1 जोड़ेंगे, SP2 जोड़ेंगे, टोटल उसका हम अमाउंट निकाल रहे हैं ना, कि टोटल उसके पास था SP1 SP2, और उसको क्या हो रहा है यहाँ पर हानि कितने की हो रही है 2,000, यानी कि ये 2,000 भी तो उसी के पास थे, है ना। तो 15,000 SP एक, फिर एक है SP 15,000, 30,000 और 2, यानी कि टोटल उसके पास पैसा कितना है 32,000 था। उसमें से एक उसने 15,000 पे बेची, दूसरी भी 15,000, लेकिन उसको दूसरे बेचने पर कितना हुआ 2,000 का लॉस हुआ, इससे टोटल कितना है 32,000 है। यहाँ तक समझ में आया। अब पहली कंडीशन देख रहे हैं हम, यहाँ पर निकाल रहे हैं हम कॉस्ट प्राइस 1 निकाल रहे हैं, यानी कि पहली घड़ी का। तो कॉस्ट प्राइस 1 क्या है, उसने एक जो घड़ी बेची है आपकी, उसको 125% की लाभ पर बेची, 25% का लाभ, यानी कि 100 से वो कितना गया 25 ज़्यादा गया, यानी कि 125% पर भेजा उसने, कितने पे 15,000 पर। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, ये जाएगा आपका 3 बार में। तो टोटल एक्स की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस 1 जो रहेगा आपका वो कितना हो जाएगा 4 3 12,000, कितना हो गया 12,000, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस 1। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस 2 निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 2 है, उसका टोटल अमाउंट हमको कितना दे रखा है 32,000 दे रखा है। 32,000 में से ये 12,000 घटा देंगे, यानी उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि दूसरी घड़ी का जो वैल्यू थी वो कितनी थी यहाँ पर 20,000 थी, कितनी थी 20,000 थी। ठीक है, लेकिन वो बेचता कितने पर, केवल 15,000 पर बेचता है, यानी कि उसने 20,000 की चीज़ को 15,000 में बेचा। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। कितना कम हुआ 5,000 की कमी हुई। किस पर होती है, हमेशा पुराने पर होती है, यानी कॉस्ट प्राइस पर कमी हुई। ठीक है, और प्रतिशत निकालना था 100 का भाग दे देते हैं। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50/2 यानी कि एक बार में जाकर ये
25, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 25% का उसको क्या हुआ यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बी 25। आ गया समझ में इतना? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था इसलिए इतना टाइम लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, पढ़कर इसको भी करते हैं। तो 2 क्रमिक छूट देने के बाद 150 अंकित मूल्य वाला एक खिलौना 105 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 12.5% की है तो दूसरी छूट कितनी है, हमको ये बताना है ना। यानी कि 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, यानी कि जो 150 रुपये की एक प्राइस है, 1 मिनट, 150 रुपये की एक प्राइस है किसी की भी, तो उसमें 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने प्रकार का? 2 डिस्काउंट दे रहे हैं ना। तो और 2 डिस्काउंट देने के बाद वो प्राइस फाइनल पड़ रही है 105 रुपये में कोई व्यक्ति खरीदे, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है और ये उसकी सेलिंग प्राइस बन रही है ना। उसके बीच में 2 डिस्काउंट है, तो एक डिस्काउंट हमको क्या बता दिया 12.5% बता दिया, और एक और डिस्काउंट हमको बता दिया X%। तो ये हमको X की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यानी कि 150 को सबसे पहले 12.5% पर बेच रहे हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8, यानी कि 8 में से हम 1 यहाँ पर कम कर रहे हैं, यानी कि बेच कितने पर रहे हैं? 7-8 पर बेच रहे हैं। ठीक है, और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट का हमेशा मतलब रहेगा, जब भी डिस्काउंट परसेंट आए, यानी कि 100 में से हम माइनस कर रहे हैं 1 और प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आता है 100। ठीक है, तो एक और जो डिस्काउंट यहाँ पर हम देंगे वो डिस्काउंट क्या दे देंगे हम? 100 माइनस एक्स और बटे में कितना होएगा 100, और अब जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी? 105 आ रही है। ठीक है, तो अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हाँ इसको करते हैं। ये लगभग जरा आपका 10 बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार में जा रहा है। ठीक है, क्रॉस करने के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ये 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दाम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना। तो ये बचेगा यहाँ पर 100 माइनस एक्स इक्वल टू 8 दाम 80 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में था, इधर जाएगा तो गुणा, और यहाँ पर क्या बचा? केवल 1 बचा, तो 1 का 80 में इंटू करें तो 80 आएगा। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी कि एक्स इक्वल टू 100 माइनस 80 हो जाएगा ये। और जो एक्स की फाइनल वैल्यू है, आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 20 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि जो एक और आपका प्रतिशत है डिस्काउंट का, वो कितना यहाँ पर? केवल और केवल 20% है। आगे समझ में इतना? ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। अब करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या बता रहा है? 500 की धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 580 हो जाती है। समान साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 650 की धनराशि 858 हो जाएगी? देखो अब यहाँ पर हमको 2 कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? एक बता रखा है कि 500 की कोई धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल हमको कितना दे रखा है? 500 दे रखा है, और टाइम दे रखा है कि वो 2 साल में साधारण ब्याज पर कितनी हो रही है, यानी कि अमाउंट हमको कितना दे दिया है? 580 दे दिया है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता करना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट पता कर लेंगे कि रेट क्या होगा, और उसी रेट को हम इस कंडीशन में रखना है जिसमें 650 हमको प्रिंसिपल दे रखा है, 858 अमाउंट हुआ, और उसमें हमको यहाँ पता करना है टाइम पता करना है। तो सबसे पहले हम रेट पता कर लेते हैं। तो अमाउंट का आपको पता है अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट हमेशा क्या रहता है? P प्लस एस आई रहता है। यहाँ से हम एस आई निकालेंगे तो P जो रहेगा इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 580 में से 500 घटाएंगे, यानी कि एस आई आपका क्या निकल के आ गया? यहाँ पर 80 आ गया। क्या आ गया? 80 आ गया। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला रहता है हमारा एस आई इक्वल टू PRT, क्या होता है? एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और अपन में क्या रहता है? हमेशा 100 रहता है ना। तो इस फॉर्मूले में रख कर हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। तो एस आई कितना दे रखा है हमको? 80 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है? 50 दे रखा है, 500 दे रखा है। रेट जो रखा है वही तो हमको निकालना है। टाइम जो दे रखा है हमको कितना दे रखा है? टाइम हमको 2 साल का दे रखा है, और एज इट इज़ फॉर्मूले का 100। ठीक है, तो ये 500 से 5 बार में चले जाएगा लगभग, ये जाएगा आपका 16 बार में, और ये 2 एकम 2 और 8 दूना 16, यानी कि रेट जो है वो आप कितना है आपका? 8%। कितना आ गया? 8% रेट आ गया। तो अभी जो हमने निकाला है वो रेट कितना है? 8% आ गया। ठीक है, पहली स्टेप समाप्त हो गई, रेट हमको पता चल गया है। अब हमको दूसरी कंडीशन में जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पता करना है। तो रेट हमको समान रखना है, यानी कि रेट तो यही रखेंगे। अगली कंडीशन में यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 650 दे रखा है। कितना दे रखा है? 650। ऐसा ही हमको यहाँ पे पता करना है। तो अमाउंट हमको दे रखा है कितना? 858। इसमें से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऐसा हमारा आ गया 208, यानी कि इस कंडीशन में हमको एस आई कितना रखना है? 208। और यहाँ से हमको क्या पता करना है? तो यहीं से हमको पता करना है समय। क्या पता करना है? कि आपका जो टाइम रहेगा वो अब टाइम क्या रहेगा। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूले में हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर रहे हैं।
एसआई कितना है आपका 208 ले रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 650 ले रखा है। रेट, तो रेट हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 8%, और यहाँ से हमको पता करना है टाइम, और ये फॉर्मूले का 100 एज इट इज, ठीक है। तो 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल करते हैं, है ना। 13 से काटते हैं तो 13 पंजे की कितना होता है 65 हो जाएगा, और 13 एकम 13, 7 बजा और 13 चंग कितना हो जाएगा 78। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 16, ये 4 ही इक्वल टू कट जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि सब काट पीट के केवल हमको कितना बच रहा है 4 बच रहा है, टाइम कितना आ गया आपका 4 वर्ष आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 वर्ष, है ना। तो इसका आंसर रहेगा बी। आगे बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 तथा चक्रवृद्धि ब्याज पर 56 है, तो मूलधन रुपीस में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने एक चीज बता रखी है, साधारण ब्याज में जो आपका रेट रहता है वो हमेशा समान रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में रहता है हमेशा रेट क्या रहता है बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसमें वही हम चार्ट बनाएंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज का हम बनाते हैं। देखो सबसे ऊपर रहता है आपका प्रिंसिपल में हम किसी भी रेट का प्रतिशत निकालते हैं, और उसमें 2 वर्ष का है तो हम 2 लाइनें से खींचते हैं। यहाँ पर पहले साल का क्या आएगा एसआई आता है, और यहाँ पर आएगा दूसरे साल का एसआई आएगा, ठीक है। इस एसआई में वापस हम रेट लगाते हैं बटे में 100, और जो अब निकल के आता है वो भी एक प्रकार का आपका इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर ये जो चीज़ें रहती है ये रहती है आपकी साधारण ब्याज की, और ये जो पूरी चीज़ है जिसमें ये वाला भी इंटरेस्ट जुड़ता है, इसी को हम पूरा बनाते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। और जब इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को जोड़ लेते हैं तो ये पूरा बन जाता है आपका मूलधन बन जाता है, ठीक है। तो इसी चार्ट को देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो साधारण ब्याज हमको 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष का कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो ये जो आपका साधारण ब्याज हमेशा क्या रहता है समान रहता है। तो 2 वर्ष का 40 में भाग देंगे हम 2 वर्ष का, तो कितना आ जाएगा 20-20, यानी कि 20-20 का रेशियो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने क्या लिखा एसआई लिखा है, ये यहाँ पर एसआई लिखा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20, है ना। ये यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 20 लिख दिया। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बढ़ता रहता है, तो 56 बढ़ा, तो 20 और 20 कितना हो गया 40, यानी कि अगले साल जो आपका वो बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 16 बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो 20 से कहाँ जा रही है 16 जा रही है, यानी कि कुल मिला के आपका जो 20 है वो किसी आर का प्रतिशत है, जब जाकर ही वो क्या बना यहाँ पर 16 बनता है। यानी कि हमको यहाँ से क्या पता चल जाएगी रेट पता चल जाएगा ना। तो रेट यहाँ से निकालना है, तो ये 1 बार में चले जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार में, है ना। और ये 5 बटे में इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो रेट जो निकलेगी 16 पंजे कितना होगा 80% यहाँ पर क्या है रेट है, 80% रेट है। तो 80% यहाँ भी लगेगा, 80% यहाँ भी लगेगा ना। तो आर की जगह हमको क्या लगाना है यहाँ पर 80 लगाना है, तो उसको लगा के देखते हैं। तो P इंटू आर की जगह हमको क्या रखना है 80 बटे में 100, और इक्वल टू में आपका क्या आंसर ये 20 आ रहा है। तो इसको यहाँ पर रख दिया मैंने 20। अब इसको कटपीट कर देते हैं, ये लगभग जा रहा है 4 बार में, ये जाएगा लगभग 5 बार में। तो ये 4 एकम 4 और ये जाएगा 5 बार में। अब ये बटे में 5 है, इधर 1 है, तो P इंटू 1 P हो जाएगा, और बटे में 5 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यानी कि P का गुणा आपको करना है 5 इंटू 5 में, तो पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि जो अब इस पूरे चार्ट का जो आपका मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका 25 निकल गया, ठीक है। तो ये वाला मेथड ध्यान रखना, पी में हमेशा रेट लगाते हैं तो सबसे पहले एसआई निकल के आता है, फिर एसआई के अंदर रेट लगाते हैं तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट निकल के आता है ना। तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इतनी लाइन एसआई की होगी और ये पूरी होगी आपकी अमाउंट की, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी फट से करने की कोशिश करते हैं। राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। और भारत को कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राम और एक लक्ष्मण है। राम यहाँ पर कितने 15 दिन में कर रहे हैं, और लक्ष्मण यहाँ पर कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। और वहीं राम के साथ में लक्ष्मण के साथ में कौन है भरत भैया आ गए, यानी कि ये इसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, है ना। समय के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा हमारा टोटल काम निकल के आया। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 15, 20 और 5 का एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो 15 चौक लगभग 4 बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग आपका 3 बार में, और ये जाएगा आपका 12 बार में, ठीक है। यानी कि राम एक दिन में 4 काम कर रहा है तो वो 15 दिन तक काम करेगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60। वैसे ही जो लक्ष्मण है वो एक दिन में 3 काम करेगा, 20 दिन में टोटल कितना हो जाएगा 60। वहीं राम, लक्ष्मण, भरत मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में टोटल करके कितना 60 कर देंगे। यहाँ पर हमको क्या बताना है कि भरत को पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक एक चीज की एफिशिएंसी निकालनी है। तो देखो
जो राम की इफिशियंसी वो यहाँ पर कितनी आती है, 4 आती है। लक्ष्मण की कितनी आती है, 3 आती है। इन दोनों की मिलके कितनी आ गई है, 7 आ गई है। टोटल कितनी आई इनकी, 7 आ गई। और इन तीनों की मिलके कितनी आई, 12 आई। कितनी आई, 12। यानी कि ये तो दी 2, तो यहाँ से ये कितनी बड़ी है, लगभग 5 बड़ी है। यानी कि यहाँ पर जो भरत की वो टोटल कितनी हो गई है, भरत की अब यहाँ पर निकल के कितनी आ गई, 5 आ गई है ना। तो हमको किसका समय निकालना है, हमको समय यहाँ पर निकालना है भरत भैया का। तो समय निकालना है तो ऊपर हम क्या रखते हैं यहाँ पर टोटल वर्क और बटे में उसकी इफिशियंसी, किसकी, भरत की इफिशियंसी आएगी। तो टोटल वर्क हमने कितना निकाला है, 60, और भरत की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है। कितनी आई है, 5। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 दिन। यानी कि भरत पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भी 12 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं पाइप और सिस्टम का, यानी कि टंकी और नल का ये क्वेश्चन है। तो 2 पाइप 711 मिनट और 11-25 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, है ना। यानी कि खाली करने वाला भी यहाँ पर सिस्टम आ गया। तो नया कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर 2 पाइप दे रहे हैं। एक पाइप जो है वो 711 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है बी वो कितने टाइम में भर रहा है, 1185 में बन रहा है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ये सब भरने वाले पाइप है तो इसके सामने प्लस लगाता हूँ। एक और तीसरा पाइप आता है जब भी तीनों चलते हैं, जब ए भी चलेगा साथ में बी भी चलेगा, और एक जो रहेगा आपका माइनस सी जो खाली कर रहा है वो टोटल 474 मिनट में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं उस टंकी को, है ना। तो अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि समय का एलसीएम लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आता है। पिछले उसमें करके है क्वेश्चन में सेम ऐसे ही यहाँ पर समय का लेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल इफिशियंसी आ जाएगी कि आखिर वो टंकी कितनी बड़ी है। तो 711, 1185 और 474 का जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 7110 आएगा। ठीक है, तो 7000 मतलब एक घंटे में 10 लीटर पानी भर रहा है, तो 711 मिनट में वो कितना बचेगा, 7110 बढ़ देगा। वैसे भी 1185, देखो अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो ये कितना है, 1185 है। 2000 तो लगभग 2000 समथिंग जाएगा, और पीछे क्या है, 5 है, और यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये 5 से हमको 0 बनाना, तो कंडीशन क्या रहेगी, या हम सारे सम नंबर्स करेंगे ना, तो 2 बार में तो इतना ही आएगा, 4 बार में लगभग 5000 के समथिंग जाएगा, लेकिन यहाँ पर है तो ये लगभग कितने में, 6 बार में लगभग कितना चलेगा, 711 हो जाएगा ना। तो ये इंटू कितनी बार में हो रहा है, लगभग 6 बार में। सेम है 474 है, 474 से हमको कहाँ जाना है, 7110। तो लगभग देखो 10 बार में कहाँ तक जाएंगे हम, 4000 पर जाएंगे। 10 बार में 4000, उसके बाद 20 बार में हम 8000 पहुँच जाएंगे। यानी कुल मिला के बात का है कि 10 का गुणा और 20 के गुणे के बीच में कौन सी है, 15 वैल्यू, क्योंकि पीछे यहाँ पर 4 है और पीछे 5 आएगा, जब जाकर क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। यानी कि a प्लस बी और ये माइनस सी जो हो रहा है ये लगभग कितना करेंगे एक टाइम में, 15। आगे बात समझ में, 10 और 16, यानी कि अब इनकी इफिशियंसी हमको यहाँ पर पता चल गई है, इनकी क्षमता पता चल गई है। क्षमता क्या है, देखो ए की क्षमता हमारे पास क्या निकल के आ रही है, ए की क्षमता हमारी कितनी निकल के आएगी, 10, यानी कि 10 लीटर है। 1 मिनट में ए कितना पानी भर रहा है, 10 लीटर भर रहा है। बी जो है वो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 6 लीटर पानी भर रहा है। और ए प्लस बी और यहाँ पर हो रहा है माइनस सी, यानी कि ये टोटल कितना, 15 कर रहे हैं। देखो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो रहा है, 16, और यहाँ पर इस 16 की वैल्यू रख देते हैं हम, 16 प्लस सी और इक्वल टू 15, और यहाँ पर सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15 माइनस 16, तो इक्वल टू कितनी आएगी, -1। यानी कि सी जो है, सी पाइप ये रिसाव वाला पाइप है, यानी कि पानी को बाहर फेंकने वाला पाइप है, और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी को बाहर करना। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हमको सी की क्या चाहिए, यहाँ पर ये कितनी देर में वो टैंक को खाली कर देगा। तो 711 के नीचे हम क्या रख देंगे, समय निकालना है हमको अब यहाँ पर किसका, सी का। ठीक है, तो टोटल टंकी इन लीटर और नीचे रख देंगे उसकी इफिशियंसी। तो सी का यदि हम समय निकाल रहे हैं, एक सेकेंड, सी का अगर समय निकाले, टाइम ऑफ सी निकाल रहे हैं, तो लीटर कितना है, टोटल 7110 है, और इफिशियंसी सी की कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। तो लगभग कितना मिनट लगेगा, 7110 इसको मिनट लगने वाला है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सी 7110 मिनट। ठीक है, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है समय और दूरी से संबंधित है। तो एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी दूरी के लिए इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां दे रखी है, यानी कि 8 किलोमीटर, एक से वो 8 चलता है,
फिर दूसरा 8 किलोमीटर चलता है, फिर 8 चलता है और फिर यहाँ से 8 चलता है। यानी कि ये सब की दूरी बीच बीच में कितनी है, 8 किलोमीटर, 8 8 8, यानी कि टोटल दूरी, यानी कि हमको क्या बताना है यहाँ पर कि औसत चाल में कितनी है, औसत चाल कितनी, यानी कि हमको क्या बताना है, स्पीड बताना। तो स्पीड बताने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालनी, तो टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 + 8 + 8 + 8, टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 32 आ गई। कितनी आ गई, 32 आ गई है, ठीक है, 8 × 32। अब टोटल टाइम निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में क्या आएगा, स्पीड, है ना। तो यहाँ पर आप अलग अलग हमको कितनी देर की, 4, तो 4 के टाइम को निकाल लेते हैं और इन सबको प्लस कर देंगे। तो जो आपका डिस्टेंस है पहली कंडीशन में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड 1 के लिए लिख देता हूँ, सॉरी टाइम 1 निकाल लेते हैं, पहला टाइम 1 रख देते हैं। डिस्टेंस हमको 8 दे रखी है और अगली कंडीशन में कितना दे रखा है, 12। वैसे टाइम 2 इसमें आपको कितना दे रखा है, 8 और बटे में कितना है, 18 है। वैसे टाइम 3 जो है वो 8 रहेगा और थर्ड टाइम निकलेगा 24 में, और टाइम नंबर 4 है, क्या है, टाइम नंबर 4 है, 8 इसकी डिस्टेंस है और कितना है, 36 है, ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लगभग ये 2 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 3 बार में। ये लगभग आपका जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका आधा करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24, इसका करेंगे तो 4 दूना 8 और 9 चौक 36, यानी कि 2/9। तो टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 और टाइम 4 है ना। अब टोटल टाइम निकालना है हमको, टोटल टाइम, तो T1 + T2 + T3 + T4 कर देते हैं, सभी टाइम को प्लस कर देते हैं। टाइम 1 आपका 2/3 है, प्लस टाइम 2 कितना है, 4/9 है, प्लस टाइम 3 आपको कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, और टाइम 4 जो है वो आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर 2/9 दे रखा है। इतना आ गया समझ में। अब जो बटे में है इनको क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, यानी कि इसको भी 9 बनाना है और इसको भी हमको 9 बनाना है। नीचे × 3 करेंगे तो ऊपर भी × 3 करना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के क्या होगा कि जो अब आपका एलसीएम है वो एलसीएम कितना आ रहा है टोटल, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 9। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 + 4 जो है ना, ये 4 एज इट इज आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं किया। फिर 3 एकम 3 और फिर प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15/9 आपका क्या आ गया, यहाँ पर टाइम आ गया। टोटल टाइम क्या है, 15/9, और हमारी डिस्टेंस कितनी रखी है, यहाँ पर 32 दे रखी है। यानी कि अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपकी स्पीड निकाल सकते हैं ना, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस आपकी 32 दे रखी है और टाइम अभी हमने निकाला 15/9। 15 बटे में कितना आएगा, 9, ये ऑल बटे, ये नीचे से ऊपर जाएगा 9, तो ऊपर कायम हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, कायम हो जाएगा गुणे में, तो ये यहाँ होगा 15 और ऊपर हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 3 क्या 9 और ये 5 बार में चला, 3 × 5 = 15, 32 या कितना होता है, 96 होता है, और बटे में कितना है, 5 है। अब किसी का भी बटे में यदि 5 है तो ऊपर वाली संख्या का 2 गुना कर दो, तो टोटल कितना आएगा, 192, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी एवरेज चाल आ जाएगी, ठीक है। तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई, ठीक है। तो ये था यहाँ तक पूरा क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 15 नंबर का। तो एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि पूर्ण कार्य यात्रा के लिए 186 घंटे का समय लगता है तो बिलासपुर और अमृतसर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर दूरी देखनी है, कहाँ कहाँ की। तो देखो हमको एक जगह बता रखी है अमृतसर, और अमृतसर से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर बिलासपुर जा रहे हैं, बिलासपुर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक समय हमको क्या बता रहा है कि एक कंडीशन में हम अमृतसर से कहाँ जा रहे हैं, बिलासपुर, किस स्पीड से जा रहे हैं, तो 92 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर बिलासपुर से कहाँ पर आ रहे हैं, अमृतसर आ रहे हैं। तो इस समय स्पीड आपकी कितनी है, 94 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम आ रहे हैं। तो हमको क्या बताना है इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है जाने में भी और आने में भी, टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको, 186 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 186 घंटे लग रहे हैं। अब हमको इसमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ना। ये डिस्टेंस ही हमको यहाँ पर बतानी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर हमको टाइम को क्या कर दिया, इन्होंने मर्ज कर दिया, टाइम को मर्ज कर दिया,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमको पता करनी है, स्पीड हमको ऑलरेडी दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमको 1 दे रखा है। ठीक है, तो टाइम हम यहाँ पर इक्वल टू में रख देते हैं। देखो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है हमको, एक डिस्टेंस ले लेते हैं और स्पीड हमको पहली कंडीशन में कितनी दे रखी है, यहाँ पर 92 दे रखी, प्लस फिर एक बार वो डिस्टेंस देखनी क्योंकि एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो एक और बार देखनी पड़ेगी। और अब ये जो आने की जो कर रहा है वो कितने 94 किलोमीटर्स कर रहा है और टोटल टाइम आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 186 किलोमीटर आ रहा है। इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो 94 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 94D प्लस 92D और नीचे इंटू किसका होगा 94 इंटू 92 का और इक्वल टू कितना है 186। इतना आ गया समझ में। तो जब इसको प्लस करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका भी आंसर क्या रहेगा 186D और इक्वल टू 186 और बटे में कितना हो जाएगा 94 इंटू 92 है ना, 94 इंटू कितना हो रहा है 92 हो रहा है, तो 186 इक्वल टू में इधर है तो ये भी कट जाएगा। यानी कि जो अब आपका डी आएगा वो डी वो क्या होगा 94 इंटू 92। ठीक है, अब इनका इंटू कर लेंगे तो देखो ऑप्शन के इकाई अंक में सब में 8 है तो जल्दी से इसका इंटू कर लेते हैं, फटाक से उड़ाते हैं। 94 का 92 में हमको क्या करना है इंटू करना है ना, तो 94 का 2 गुना कितना हो जाएगा 90 का कितना होता है 80 होता है, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 188 हो जाएगा। फिर 9 चौक कितना होता है 36, हासिल आएगा 3, 90 की 81 और 3 कितना होता है 84, तो ये 8 और 6 14 4, हासिल आए 1 6 और 8 यानी कि 8648 किलोमीटर की डिस्टेंस है अमृतसर और बिलासपुर के बीच में। तो इसका अब जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 8648 सी फॉर चंदू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, केवल 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है ना। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको भी हम अच्छे से करते हैं, फटाक से उड़ाते हैं। देखो एक कंडीशन हमको क्या बता रखी है यहाँ पर अप स्ट्रीम की बता रखी है और एक कंडीशन हमको बता रही है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है ये आपको मैं सबसे पहले समझाता हूँ। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं B माइनस W कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है B प्लस W, यानी कि बोर्ड को उसके धारा से साथ में ले जाना, तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है अनुकूल और इसका मतलब होता है प्रतिकूल है। अब इस कंडीशन हमको क्या दे रखा है कि 25% अधिक है, क्या अधिक है उसका समय। अब इस समय का हमको यहाँ पर चार्ट दे रखा है, तो समय किससे 25% अधिक है उसके अनुकूल से, यानी कि ये मान लो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1:4 होती है, यानी कि 4 से 1 अधिक हो जाएगा 5, यानी कि ये आपका 4 दे रखा है और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको अभी तक इस क्वेश्चन से इतना समझ आया। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसको अगर सिंपल फॉर्म में अगर हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो फॉर्मूला में कैसे लेंगे, यानी कि टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, यानी कि जो प्रतिकूल है उसका समय हमेशा कितना रहेगा ज़्यादा 5/4 से, किससे रहेगा टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी कि उसके अनुकूल से। इतना आ गया समझ में। ठीक है, तो ये अब हमारी यहाँ पर हो गया है फॉर्मूला रेडी हो गया है। अब देखो अब हमको कंडीशन क्या दे रखी है कि प्रतिकूल में वो 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर में जा रहा है। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम कितना जा रहा है वो 34 जा रहा है और डाउन स्ट्रीम आपका कितना जा रहा है, अब आपका ये जा रहा है 40 जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पर टाइम ऑफ अप स्ट्रीम निकालते हैं, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम का टाइम निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। डिस्टेंस हम कितनी ले रहे हैं यहाँ पर 34 ले रहे हैं और नीचे क्या लेना है स्पीड। अब स्पीड में ऑलरेडी हमको क्या बता रखा है कि जो आपकी धारा की चाल है यानी कि W की चाल है वो कितनी यहाँ पर 4 है ना, तो B माइनस W, तो यहाँ पर हो जाएगा B माइनस 4 हो जाएगा। ये आ गया बट टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। वैसे ही टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमको यहाँ पर 40 ले रखी है और नीचे क्या हो जाएगा B प्लस W। अब ये जो दोनों इक्वेशन की वैल्यू है, ये जो दोनों इक्वेशन की वैल्यू है, ये वैल्यू हम रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो अब हमको पूरा की पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। तो रखते हैं टाइम ऑफ अप स्ट्रीम कितना है आपका 34 और नीचे आएगा B माइनस 4 इक्वल टू 5/4 एज इट इज इक्वेशन का है, और डाउन स्ट्रीम का कितना है 40 B प्लस W की जगह हमको कितना रखना है यहाँ पर 4 रखना है। ठीक है, अब इसको कट पिट कर लेते हैं, तो ये 4 एकम 4 और ये जाएगा लगभग आपका 10 बार में जा रहा है ना। इसको भी कर लेते हैं, इसका आधा कर लेते हैं 5 और इसका आधा कितना हो जाएगा 17। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो ये नीचे किस क्या है, b प्लस 4 इक्वल टू 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल आपका 5 बच जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बच रहा है, यहाँ पर 17 बच रहा है, ठीक है। तो b प्लस 4 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो b का पहले 17 में करेंगे कितना आएगा, 17b प्लस 17 चौक कितना हो जाएगा 68 इक्वल टू 55 कितना हो जाएगा 25, और 25 का b में करेंगे तो 25b और माइनस 25 का 4 में करेंगे तो 25 चौक कितना होता है 100 होता है, ठीक है। ऐसे b की वैल्यू पता करनी है 17b। अब ये b वाले को एक साइड ले लो और नॉर्मल को एक साइड ले आओ, ये माइनस का इधर का 100 का 168 हो जाएगा। 25 में से 17 जाएंगे कितना बचेगा आपका 8,